नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल के हमलों से बौखलाई बीजेपी की। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। बीजेपी सरकार के फैसले से पश्चिम बंगाल में मचे बवाल की देखेंगे अखिलेश यादव ने सरकार को क्यों लिया आड़े हाथ। इसका मतलब ये है कि सरकार पक्षपाती है। कैसे महंगाई को लेकर घिरी मोदी सरकार। किफायत की नसीहत दी, हमें बोला प्लीज सेव, हमें बोला खाना कम खाइए। जानेंगे सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को क्यों लगी फटकार और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में भारतीय गायब। रिलायंस, एयरटेल और टीसीएस जैसे बड़े खिलाड़ियों की मार्केट वैल्यू घटी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बताया बीजेपी की भ्रष्टाचारी आर्थिक नीतियों का दुष्प्रभाव। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पटना हाईकोर्ट में मिली जीत। कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा आप मनमानी नहीं कर सकते। Y+ कैटेगरी सुरक्षा फिर बहाल करने के दिए निर्देश। देश में अब तक कोई महिला एसजी या एजी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका। विधि अधिकारी पदों में महिला वकीलों के लिए 30% कोटा की मांग। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले फिर फिसला रुपया। 13 पैसे गिरकर 96 रुपए 85 पर हुआ बंद। आम जनता और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा असर। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 117 अंकों की तेजी के साथ 75,318 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 41 अंकों के उछाल के साथ 23,659 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली से मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरएसएस को भी खुली चेतावनी दे दी है कि मैं आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। राहुल के इन बयानों ने बीजेपी और संघ को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनकी तरफ से राहुल पर पलटवार भी किया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस छिड़ गई है। तो क्या है पूरी खबर जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के हमलों ने बीजेपी और संघ की नींद उड़ा दी है। संविधान के मुद्दे पर वो पहले से ही मोदी सरकार पर हमलावर है और अब तो उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार ही कह दिया। कांग्रेस सांसद ने अपने इस बयान की वजह भी बताई है। अमेठी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी संविधान पर हमला है। अडानी और अंबानी को सारा धन सौंपना संविधान पर हमला है। देश की तमाम संस्थाओं को तबाह करना संविधान पर हमला है। देश के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में आरएसएस के लोगों को वाइस चांसलर बनाकर बैठाना संविधान पर हमला है। इसीलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह गद्दार हैं, क्योंकि ये दोनों संविधान पर हमला कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने रायबरेली में सभा को संबोधित किया था, जहां उन्होंने ये भी कहा था, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। अब उनके इस बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। उन पर पीएम मोदी ही नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान करने का आरोप लगाया। राहुल को घेरते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी सत्ता न मिलने के कारण निराश है, लेकिन बीजेपी के हमले राहुल को रोकने में सफल नहीं हो पाए। राहुल गांधी ने उनके हमलों का जवाब जनता के बीच भरे मंच से दिया। उन्होंने कहा, आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। इससे साफ है कि राहुल बीजेपी या संघ के आगे झुकने को तैयार नहीं है और वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा है। राहुल ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने देश का आर्थिक सिस्टम अडानी और अंबानी और अमेरिका के हाथों बेच दिया है और अब जो आर्थिक तूफान आने वाला है उसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा। जब ये सब होगा तो नरेंद्र मोदी जनता के सामने आकर रोएंगे कि मेरी गलती नहीं है। वे ऐसा नोटबंदी और कोरोना के वक्त कर चुके हैं, जबकि सच यही है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की गलती का खामियाजा जनता को भुगतना होगा। राहुल के इन हमलों ने सरकार और संघ दोनों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि सरकार अपना बचाव कैसे करती है।
कांग्रेस और बीजेपी में बहस छिड़ गई तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच का टकराव भी थमता नहीं दिख रहा है। बीजेपी सरकार ने ममता बनर्जी के पुराने फैसले को पलट दिया है। वहीं राज्य में पिछड़ों और गरीबों पर हो रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर विपक्ष हमलावर है और उसने अब बड़े स्तर पर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही दूसरे दल भी नई सरकार के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। तो क्या चल रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सरकार तो बना ली है, लेकिन सत्ता में आते ही जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं उसने विपक्ष को आग बबूला कर दिया है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि नई सरकार चुन चुनकर अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और गरीबों को टारगेट कर रही है। राज्य में सरकार बनते ही गरीब हॉकरों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। उन्हें जबरन उनकी जगहों से हटाया जा रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या अब बंगाल में भी बुलडोजर राज चलेगा। इस मनमानी के खिलाफ टीएमसी ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 21 मई को हावड़ा, सियालदह और बालीगंज स्टेशनों के पास टीएमसी बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय और हॉकर भी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। वहीं सरकार पर दूसरा बड़ा हमला आरक्षण को लेकर है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने सत्ता में आते ही ममता बनर्जी का एक और बड़ा फैसला पलट दिया है। अब बंगाल में ओबीसी आरक्षण का 2010 वाला फॉर्मूला लागू कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है ओबीसी आरक्षण पर कैंची चला दी गई है। ममता सरकार ने कई नई जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया था। इनमें कई मुस्लिम जातियां भी थी। उन्हें ओबीसी ए और ओबीसी बी में बांटा गया था। हालांकि 2024 में हाईकोर्ट ने पुराने प्रमाण पत्र रद्द कर दिए थे, लेकिन अब बीजेपी सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी कर आरक्षण की सीमा महज 7% पर समेट दी है। अब केवल 86 जातियों को ही नौकरियों और पढ़ाई में से 7% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाकियों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। विपक्ष का पारा 7वें आसमान पर है। सवाल यही है कि सत्ता बदलते ही गरीबों पर बुलडोजर एक्शन क्यों हो रहा है और एक झटके में पिछड़ों का हक क्यों सीमित किया जा रहा है। क्या ऐसा कर बंगाल की नई सरकार अल्पसंख्यकों को किनारे लगाना चाह रही है? जब 21 को विपक्ष सड़कों पर उतरेगा तब सरकार की तगड़ी घेराबंदी देखने को मिलेगी, ये तय माना जा रहा है। बंगाल में बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खुलता दिख रहा है तो अखिलेश यादव ने बीजेपी की घेराबंदी कर दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर पीडीए आरक्षण में खुली लूट का बड़ा आरोप लगाया। पीडीए आरक्षण ऑडिट रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने इसे बड़ा घोटाला बताया और इसके साथ ही इस मुद्दे की गहनता में जाने के साथ साथ और भी कई मुद्दों पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरने का काम किया। तो और क्या कुछ कहा है अखिलेश ने, जानेंगे रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीडीए आरक्षण ऑडिट रिपोर्ट जारी की और सरकार पर तीखे आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने दावा किया कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के आरक्षण में खुली लूट हो रही है। इसे उन्होंने एक बड़ा घोटाला करार दिया। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही है। वो वंचित समाज को बराबरी का मौका नहीं देना चाहती। उन्होंने सरकार को आरक्षण विरोधी बताते हुए कहा, जो सरकार पक्षपाती होती है वही विश्वासघाती होती है। अगर सरकार को बुलडोजर चलाना ही है तो इस गैर बराबरी और आरक्षण की लूट पर चलाना चाहिए। सरकार पक्षपाती है। जो पक्षपाती होता है वो विश्वासघाती भी होता है। पक्षपात अपने आप में अन्याय है। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहब का दिया आरक्षण 2014 तक ठीक चला, लेकिन इसके बाद आई जुमलेवादी सरकार नौकरियों में आरक्षण मार रही है। आरक्षण भिक्षा नहीं, अधिकार है। आरक्षण भिक्षा नहीं, अधिकार है। आरक्षण को मानना संविधान का तिरस्कार है। आरक्षण पीढ़ी की आवाज है। अखिलेश यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सीधे नहीं बल्कि इनडायरेक्ट रास्ते से आरक्षण खत्म करना चाहती है। वो चाहते हैं कि वंचित समाज सिर्फ मजदूरी तक सीमित रह जाए और वर्चस्ववादी लोग राज करें। बीजेपी बेईमानी से मैच जीतना चाहती है और कोर्ट रूपी थर्ड अंपायर को भी प्रभावित करती है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को 5% बनाम 95% की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि समाज पिछले 5000 सालों से बटा हुआ है। एक तरफ वर्चस्ववादी ताकतें हैं और दूसरी तरफ जुल्म सहने वाले लोग। सपा ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले के जरिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को एकजुट कर रहे हैं ताकि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में वो ऐसा करके बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकें। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सपा इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाने वाली है। अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा तंज कसा है तो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोल दिया। देश में ईंधन की कमी को लेकर पीएम मोदी ने हाल ही में जनता से अपील की थी कि वर्क फ्रॉम होम करें, विदेश यात्रा टालें, लेकिन इस अपील के बाद पीएम मोदी खुद ही विदेश दौरे पर निकल गए और इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधा है। तो क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट।
पश्चिमी एशिया में जंग की वजह से भारत में ईंधन संकट मंडराने लगा है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं और ये सब कुछ पीएम मोदी की उस अपील के बाद हो रहा है जिसमें उन्होंने जनता से कहा था कि वर्क फ्रॉम होम करें, विदेश यात्रा टालें, सोना ना खरीदें। अपनी इस अपील के बाद पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकल गए जिसमें यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल है। विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी जनता पर महंगाई का ठीकरा फोड़कर खुद विदेश घूम रहे हैं। अब देश की डगमगाती अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, बीच संकट के हम सबको नसीहत देकर हमें किफायत की नसीहत दी, हमें बोला प्लीज सेव, हमें बोला खाना कम खाइए। पहले कहते थे पकोड़े तलिए रोजगार है, अब कहते हैं पकोड़े भी मत तलिए क्योंकि तेल महंगा है। खुद चले गए साहब विदेश यात्रा में, कमर्शियल फ्लाइट में नहीं गए, वो जो 8,500 करोड़ वाला हवाई जहाज है ना उसमें गए। उससे पहले गुजरात में एक भारी भरकम रोड शो भी किया। हमें कहा अपने वाहनों में तेल मत। पवन खेड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि देश में जो संकट आया है उसके पीछे दुनिया में चल रही युद्ध जिम्मेदार है, लेकिन हिंदुस्तान की इकॉनमी पहले से ही ठीक नहीं चल रही थी जिसकी चेतावनी हम कई सालों से दे रहे थे। लोकतंत्र में विपक्ष और मीडिया वो आईना होता है जो सत्ता को सच्चाई दिखाता है। अफसोस कि सच से डरने वाली मोदी सरकार इस आईने को तोड़ रही है। मानते हैं हम कि ये जो युद्ध है ये एक हार्ट अटैक है, लेकिन आप पहले ही अस्वस्थ थे, यू वर अनहेल्दी, और हम बार बार आपको चेतावनी दे रहे थे कि साहब अर्थव्यवस्था अस्वस्थ है। जैसे आप जानते हैं कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बीते 15 मई को करीब 4 साल बाद बढ़ोतरी की गई थी। तेल कंपनियों ने दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। उसके बाद 19 मई को एक बार फिर दाम बढ़ाए गए और पेट्रोल 86 पैसे और डीजल 83 पैसे महंगा हो गया। विपक्ष ने पहले ही चेतावनी दी थी कि सरकार किश्तों में वसूली करेगी और अब हो भी ऐसा ही रहा है, जिसके बाद सियासत गरमाती जा रही है। ईंधन संकट को लेकर सरकार बुरी तरह घिर गई है तो सुप्रीम कोर्ट से भी उसे कड़ी फटकार लगी है। यस बैंक के 8,415 करोड़ रुपए के AT1 बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय से सीधे जवाब मांगा। अदालत ने वित्त मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाते हुए कैबिनेट बैठक के रिकॉर्ड, कोरम और फैसले से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है, जिससे केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए रिपोर्ट। यस बैंक के 8,415 करोड़ रुपए के AT1 बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब वित्त मंत्रालय पर सख्त रुख अपना लिया है। अदालत ने 20 मई को सुनवाई के दौरान वित्त मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि जिस आधार पर साल 2023 में AT1 बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने का फैसला लिया गया, उससे जुड़े सभी रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किए जाएं। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया कि दोपहर 3 बजे तक कैबिनेट बैठक के रिकॉर्ड, कोरम का पूरा विवरण, बैठक में मौजूद सदस्यों के नाम और फैसले से जुड़े दस्तावेज अदालत में जमा किए जाएं। कोर्ट ये जानना चाहता है कि आखिर इतना बड़ा फैसला किन नियमों और प्रक्रियाओं के तहत लिया गया था। दरअसल यस बैंक, RBI और वित्त मंत्रालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जनवरी 2023 के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें हाई कोर्ट ने RBI और यस बैंक द्वारा 8,415 करोड़ रुपए के AT1 बॉन्ड को राइट ऑफ करने के फैसले को रद्द कर दिया था। इस मामले में रिलायंस निप्पॉन जैसे बड़े म्यूचुअल फंड, वित्तीय संस्थानों और हजारों खुदरा निवेशकों का पैसा लगा हुआ था। बॉन्ड धारकों ने दावा किया था कि उनके निवेश को बिना उचित प्रक्रिया अपनाए खत्म कर दिया गया। इसके बाद निवेशकों ने हाई कोर्ट का रुख किया जहां उन्हें राहत मिली थी और अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे फैसले की वैधता और प्रक्रिया पर गहन जांच चल रही है। खैर, अब इस मामले में क्या कुछ होता है ये देखना होगा। बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो रोजगार और पेपर लीक को लेकर भी बीजेपी सरकार लगातार कटघरे में है, चाहे वो नीट का मामला हो या BPSC ट्री 4 की वैकेंसी का मामला। आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर हजारों अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए और पटना कॉलेज परिसर से शुरू हुआ ये प्रदर्शन देखते ही देखते उग्र हो गया, जहां प्रशासन ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया और अब इस घटना को लेकर राज्य सरकार के रवैये और तमाम दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है पूरी खबर,
जानिए रिपोर्ट में। बिहार की राजधानी पटना 20 मई को शिक्षक बहाली की मांग को लेकर रण क्षेत्र में तब्दील हो गई। बीपीएससी TRE-4 की नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर बल प्रयोग किया, जिसको लेकर अशोक राजपथ के इलाके में घंटों तनाव का माहौल बना रहा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार लंबे समय से सिर्फ कोरे आश्वासन दे रही है। नोटिफिकेशन में हो रही देरी से अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है। छात्रों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने दमन का रास्ता अपनाया। प्रदर्शन से पहले ही प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया था। पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई थी। पुलिस ने प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए सख्त रुख अपनाया। इस दौरान कई छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे रिंकल यादव और छात्र नेता खुशबू पाठक को पुलिस ने जबरन हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। हालात देखते हुए पुलिस ने बल प्रयोग किया। सोशल मीडिया पर महिला अभ्यर्थियों को सड़क पर घसीटने के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। इस घटना के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे मशीनरी का तांडव करार दिया। शक्ति यादव ने कहा, छात्र अपनी जायज मांग रख रहे थे, लेकिन सरकार ने उन पर जुल्म ढाए। बिहार में कोई सुशासन का मॉडल नहीं है। जनता सब देख रही है। छात्रों पर हो रहे इस अत्याचार पर पार्टी चुप नहीं बैठेगी और सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ेगी। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल पटना में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सरकार की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सवाल यह है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार कब स्पष्ट रुख अपनाएगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये प्रदर्शन उग्र रूप ले लेगा, ये तय माना जा रहा है। बिहार सरकार पर कई सवाल खड़े हो गए हैं, तो पीएम मोदी का विदेश दौरा भी सुर्खियों में बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों विदेश दौरे पर हैं और इसी कड़ी में वो इटली गए, जहां उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। साथ ही उन्हें एक तोहफा भी दिया, जिसके चलते उनका ये दौरा सुर्खियों में आ गया। वहीं इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आई है। क्या है पूरी खबर, जानेंगे रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों का दौरा अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है, जिसके तहत वो इटली पहुंचे और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर दोनों की बातचीत हुई, लेकिन मोदी का इटली दौरा उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब मेलोनी ने एक्स पर मोदी के साथ एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मोदी मेलोनी को मेलोडी टॉफी तोहफे के तौर पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. ये वीडियो सामने आते ही भारत की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस पर पीएम मोदी को घेर लिया। विपक्ष का कहना है कि देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन मोदी देश की जनता को विदेश न जाने की नसीहत देकर करोड़ों रुपए खर्च करके मेलोनी को मेलोडी खिलाने गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी चाहते हैं कि जनता उनके भाषणों की मेलोडी का मजा ले, जबकि उनकी सरकार की लूट से पैदा हुई तकलीफ को झेलती रहे। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि कभी बच्चों की पसंदीदा मेलोडी टॉफी अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक नया और दिलचस्प प्रतीक बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को दी गई टॉफी ने साबित कर दिया कि आज के दौर में गंभीर राजनयिक वार्ताओं के साथ साथ सॉफ्ट डिप्लोमेसी और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले पल भी उतने ही जरूरी हैं। अब ये घटना दिखाती है कि कूटनीति के तरीके बदल रहे हैं, जहां अब रणनीतिक संधियों के साथ साथ आपसी सहजता और प्रतीकात्मक हाव भाव भी देशों के बीच संबंधों को नई दिशा दे रहे हैं। वहीं टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने भी तंज कसते हुए एक्स पर लगातार 2 पोस्ट किए। पहले में उन्होंने कहा, चार्मिंग इटालियन लेडी, इनको टॉफी देनी ही होगी, खी खी खी। वहीं दूसरे पोस्ट में मोइत्रा ने जॉनी जॉनी यस पापा वाली पोएम के तर्ज पर कहा, जॉनी जॉनी यस पापा, गोइंग फॉरेन नो पापा, गिविंग टॉफी नो पापा, टेलिंग लाइज हा हा हा। यानी अब इस पूरे मामले पर मोदी घिर गए हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पीएम नरेंद्र मोदी से नॉर्वे की एक पत्रकार ने जो सवाल पूछा, उससे एक विवाद खड़ा हो गया। अभी वो विवाद पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ, ताकि वहाँ पर एक बड़े अखबार ने, वहाँ के नॉर्वे की, एक कार्टून छाप दिया जो कि विवादास्पद हो गया, जिसके अंदर प्रधानमंत्री को औपनिवेशिक और साथ में नस्लवादी भी बताया गया है। अब भाई कार्टूनिस्ट का तो काम सीधा एक तरफ
ब्लंटली बोलना होता है, और वो वही बात कहता है जो कि दबी छिपी होती है, जो कि सही होती है। ये आप देखते होंगे, हम लोग करते हैं ना डीवी लाइव के तिरछी नज़र प्रोग्राम में, आपके लिए रोज़ एक कार्टून आता है कि नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।